जुल थोड़ी सी शुरू हुई है। कोर्ट्स में जो भी चीज़ चल रही है वो तो अभी तक गुलशन केस चल रहा है। आज भी हमारी एक बैरिस्टर कोर्ट में थी और वो यही बता रही थी कि जो होम ऑफिस वाले सिर्फ गुलशन 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 के ऊपर लगे हुए थे कि नहीं जी ऐसे कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं कि आर्टिकल 8 को कंसिडर किया जाए। लेकिन कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हलचल होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आएगा। मुझे जो लास्ट प्रोग्राम मैंने किया था उसमें मुझे उसके बाद जो काफ़ी लोगों ने बताया, क्योंकि उसके अंदर मैंने बैठ के सारी जो चेंजेस आ रही हैं जो 2014 का एक्ट आने वाला है, इमिग्रेशन एक्ट 2014 जो आने वाला है उसके मुतालिक मैंने बातें की थी। और जो मुझे फीडबैक मिली वो ये कि बुखारी साहब को खुदा का खौफ करो, इतना डरा देते हो लोगों को कि बेड़ा गर्क हो जाए। मेरा काम आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना है। मैं जब बताता हूं तो मैं वही चीज़ बताता हूं जो अंदर दिल में होता है। मैं ये नहीं करता कि मैं उसको शुगर कोट करके आपको बड़ा नरम नरम करके बता दूं। लेकिन जो चीज़ मुझे उससे करनी चाहिए थी और जो शायद मैंने नहीं की वो ये है, अगर आपको नज़र आता है कि आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, अगर आपको नज़र आता है कि जी इतने सख्त लॉज आ रहे हैं, इतने सख्त कवानीन आ रहे हैं, अब क्या होगा, अब ये हो गया वो हो गया कि जी आप अपने घर में नहीं रह सकते, आपको लैंडलॉर्ड निकाल सकता है वहाँ से क्योंकि आपके पास स्टेटस नहीं है, या आपका बैंक अकाउंट कैंसिल कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, या आपका कोई और मसला बनेगा। ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ अच्छाई भी कोई ना कोई निकल सकती है। ये भी याद रखें कि जब कभी कोई मुश्किल आती है तो हमारे जैसे वकील जो बैठे होते हैं उनका काम यही होता है कि उसका तोड़ निकालना है, उसका कोई जवाब निकालना है, उसको कहीं चैलेंज करना है। मेरे मुताबिक ये जो इतनी सारी चीज़ें लाई जा रही हैं और जो इतनी प्रॉब्लम्स जो खड़ी की जाएंगी नए एक्ट के साथ, उसको चैलेंज करना भी बनता है। बहुत सारे चैलेंजेस बनेंगे और उनको फिर इंशाल्लाह आगे जाके डील किया जाएगा कि उसके अंदर क्या होता क्या नहीं होता। एक चीज़ जो मैं अभी भी यहाँ पे कहता चलूँ, और फिर डराने वाली बात नहीं है लेकिन पता होना चाहिए सबको कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा यूके अभी तक है। अगर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहता तो फिर फैमिली लाइफ और प्राइवेट लाइफ और आर्टिकल 8 और वो सारा कुछ तब खत्म होगा। अभी तक यूके यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। सो अभी तक अगर होम ऑफिस की तरफ से कोई कवानीन बनाए जाते हैं उनको अभी भी चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट्स के अंदर जाके। कोर्ट्स में उसको चैलेंज करके अगर कोई जी गुर्दे वाला जज होगा तो वो अभी भी उसको चीज़ को ख़त्म कर सकता है और कह सकता है कि नहीं जी होम ऑफिस का फैसला गलत है, या होम ऑफिस का ये कानून गलत है, या आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, और उस बेसिस पे उस लॉ को स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। अब जब भी कोई नया कानून आएगा, जब भी ये इमिग्रेशन एक्ट 2014 इन इफेक्ट आएगा, उसके जो भी मुज़र असरात होंगे उसके खिलाफ कोई ना कोई चैलेंजेस बनेंगे, उसके खिलाफ कोई ना कोई कोर्ट के अंदर केसेस चलेंगे, और जब वो केसेस चलेंगे तो फिर रास्ता बनेगा, रास्ता खुलेगा कि एक्चुअली चलना क्या है और एक्चुअली होना क्या है। ठीक है जी। सो ये कुछ बात करने का एक मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग उस वक्त मेरे लास्ट शो को सुन के बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए या बहुत डर गए कि जी अब तो बड़ा बुरा हाल हो गया, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप डर गए तो अब ख़त्म हो गए, फिर तो कुछ भी नहीं है। करना क्या है? मुकाबला। मुकाबला किस तरह से करना है? ये नहीं कि आपने जाके घुसून मारने शुरू कर देना है किसी को। आपने मुकाबला ऐसे करना है कि आपने कोई ना कोई एप्लीकेशंस करते रहना है। हाँ, ये मैं चीज़ ज़रूर कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, खाली हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं। कोई ना कोई एप्लीकेशन डाले रखें, कुछ ना कुछ सिस्टम में चलाए रखें। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस डाली, उनकी एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हुई, उनको एप्लीकेशंस के ऊपर अपील का राइट भी नहीं मिला और वो खामोशी से बैठ गए। या हो सकता है उन्होंने कोई रिकन्सिडरेशंस की रिक्वेस्ट डाल दी हों और उनके ऊपर अभी तक फैसला नहीं हुआ, तो वो आराम से बैठे हुए। ठीक है, आराम से बैठने में अगर आपकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है, उसको वो एक्सेप्ट करते हैं कि पेंडिंग है, तो फिर तो मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि अब रिकन्सिडरेशन रिक्वेस्ट्स आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले जो होता था, आप अगर एप्लीकेशन करते थे और वो रिफ्यूज़ होती थी तो रिकन्सिडरेशन की रिक्वेस्ट आती थी जो फिर पड़ी रहती थी, और जब तक वो उसका फैसला नहीं कर देते थे आपकी केस को ख़त्म नहीं करते थे। अब क्या करना शुरू किया होम ऑफिस ने? अब वो कहते हैं कि जी आपकी रिकन्सिडरेशन रिक्वेस्ट की तो कोई वैल्यू नहीं है, हमने केस का फैसला कर दिया था, हम उसको रिकन्सिडर करने के जवाब नहीं है, या हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं ये कहता हूँ, या तो आप कोई फ्रेश क्लेम करें, या आप कोई नई एप्लीकेशन होम ऑफिस की फ़ीस लगा के करें। होम ऑफिस की फ़ीस लगा के एप्लीकेशन करने का मकसद क्या है? तब करें जब आपको नज़र आ रहा है कि उसके अंदर जान बनती है। अगर आपको नज़र आता है कि बिल्कुल जान नहीं है तो दिमाग में ये सोच के एप्लीकेशन करें कि इसको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा।
ये फ़र्क है। उसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि अगर जान नहीं है तो एप्लीकेशन ना करें, एप्लीकेशन फिर भी ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सिस्टम में मौजूद होंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। कल को कोई भी चीज़ ऐसी आती जिसमें हम कहते हैं कि ऑलराइट इतना ज़्यादा एक वॉल्यूम इकट्ठा हुआ हुआ, इतने सारे लोग हैं, इतना वो हजूम है जो कि इलीगल लोग हैं या जो ओवरस्टे हो चुके हैं, उनको हमने क्लियर किस तरह से करना है, ठीक कैसे करना है। हो सकता है कोई किसी किस्म की नरमी कहीं पर आ जाए। अगर कोई नरमी आती है तो जो लोग सिस्टम में मौजूद होंगे उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा ना। अगर उनको पता ही नहीं कि आप एग्जिस्ट करते हैं, उनको पता ही नहीं कि आप यहाँ पर हैं। कितने लोग ऐसे हैं 2004 में आए, 2003 में आए, एप्लीकेशन कोई नहीं डाली, बस चुप करके बैठे में काम चल रहा है जी, चलो गुजारा करते रहो। बंदा सोचता है यार मेरी रोजी रोटी लगी हुई है, हल्का फुल्का जॉब चल रहा है। ये बुखारी तो कहता है जो एप्लीकेशन करोगे रिफ्यूज़ हो जाएगी, तो करने का फ़ायदा क्या? करने का फ़ायदा ये है आप एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए बेशक, डजंट मैटर, लेकिन आपका रेफरेंस इश्यू हो गया, आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए, आप सिस्टम में आ गए। कल को उन्होंने आपको रिफ्यूज़ किया, उसके खिलाफ कोई और चैलेंज बनाओ। अगर आपका जुडिशियल रिव्यू बनता है उसमें जाओ, अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं बनता फ्रेश क्लेम में चले जाओ। कुछ भी जो भी करना है, फर्दर रिप्रेजेंटेशंस करनी है, एनीथिंग, कुछ ना कुछ सिस्टम के अंदर डाले रखें हर वक्त, ताकि जब भी कोई फ़ायदा बन सकता है तो आपके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों कि आपको उसमें फ़ायदा मिल सके। अगर वही चीज़ नहीं होगी, अगर आपने एप्लीकेशन ही कोई नहीं डाली, कल को कोई नरमी आती भी है तो आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज आपने तो कुछ डाला ही नहीं। आप जब भी कोई चीज़ डालेंगे उसको कहा जाएगा कि जी ये तो हमारी पॉलिसी के बाद है एप्लीकेशन, इसको तो हम नए कानून में ही डिसाइड करेंगे, और नया कानून सख्ती के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। सो मेरा कहने का ये मकसद और अनाउंसमेंट आज ये करने का मकसद सिर्फ इतना है, डरना अच्छी बात नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, डरने से कोई फ़ायदा नहीं होता। डर किस चीज़ का होता है कि जी कुछ हो नहीं रहा, कुछ होगा नहीं। अगर इसी चीज़ का डर है तो फिर भी कुछ ना कुछ सिस्टम में तो डाल रखें, बिकॉज अगर सिस्टम में आपने कुछ डाला ही नहीं, अपनी एप्लीकेशन ही कहीं नहीं डाली, आपने अपने आप को कहीं पे जाहिर ही नहीं किया, तो फिर तो जी कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो कभी भी कुछ नहीं होगा। ओके, सो कोई ना कोई एप्लीकेशन ज़रूर डाले रखिए, कोई ना कोई एप्लीकेशन पेंडिंग रहे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। जब कभी भी कोई आसानी पैदा होगी, जब कभी भी कोई चीज़ बन सकती है तो आपको उससे फ़ायदा मिल सकता है। प्लस सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये होता है, अगर वो आपको रिफ्यूज़ भी करते हैं और अगर वो आपको कहते हैं कि नहीं जी हम आपको यहाँ से निकाल रहे हैं, तो अभी तक जो कानून है उसमें आपको अपील का राइट मिलना चाहिए। अभी ये जो नया लॉ आ रहा है जिसमें कहा है उन्होंने कि जिस 17 डिसीजन से कम करके 14 इमिग्रेशन डिसीजन ऐसे होंगे जिनके ऊपर आपको अपील का राइट मिलेगा, बाकी सब के ऊपर 13 के ऊपर राइट ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर वो चीज़ हो भी जाती है तो अगर आपके कोई बेसिक ह्यूमन राइट्स वाली एप्लीकेशन डली हुई है उसके ऊपर मेरा ख्याल है आपका अभी भी अपील का राइट बाकी रहना चाहिए। ठीक है, सो बॉटम लाइन क्या है, जो आखिर में एक खुलासा क्या है, वो सिर्फ ये है, अगर आपने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली कुछ ना कुछ ज़रूर डालें। अगर आपने एप्लीकेशन डाली और वो रिफ्यूज़ हो गई फिर भी कोई ना कोई और चीज़ डालें, ताकि कुछ ना कुछ सिस्टम में आपका मौजूद रहे। जब तक आप सिस्टम में मौजूद हैं, जिस वक्त भी उन्होंने आपको छेड़ने की कोशिश की, आपको अपील का राइट मिलना चाहिए उसके अंदर। ऑलराइट जी, अब मेरा ख्याल अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो, सलाम अलैकुम जी। जनाब वालेकुम सलाम जी मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी सारी, और मैंने मेरा केस भी कोई इसी के मुतल्लक है, ह्यूमन राइट्स के। मेरी असल में मेरी मिसिस के पास है डिस्कशनरी लीव 3 साल की जी, और मेरी बेटी भी यहाँ पे एक पैदा हुई है, तो वो 3.5 साल की हो गई है ना बेटी। अच्छा, तो हाँ, तो मैंने उसकी बिना पर अपने लिए उनके साथ एप्लीकेशन डाली थी अपने वीज़े के लिए जी, तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने कहा है कि आपकी बीवी के पास जो सेटलमेंट वीज़ा नहीं है और ना ही आपकी बेटी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या सेटलमेंट, इस वजह से हम आपको रिफ्यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये कह के रिफ्यूज़ कर दिया, और अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, क्योंकि उस रिफ्यूज़ल को भी 3 माह हो गए हैं, जुडिशियल रिव्यू में भी नहीं अब जा सकता, और पता नहीं अपील का राइट कुछ कह रहे हैं आप मांगो या रिकंसिडरेशन के लिए डाल दो। तो प्लीज़ आप मुझे कोई एडवाइस करें कि मुझे क्या करना चाहिए। चलें मैं बताता हूँ सर, आपको सिचुएशन अपनी सिर्फ समझनी है कि एग्जैक्टली क्या है। बच्ची की आपका अभी इतना टाइम नहीं हुआ कि बच्ची की बेस पे आपको स्टेटस मिलेगा। आपका स्टेटस सिर्फ किस चीज़ से बन सकता है कि आप ये बताएं कि जी हमारी एक फैमिली लाइफ इतनी एग्जिस्ट करती है कि उस फैमिली लाइफ के अंदर कोई खलल नहीं होना चाहिए। अब वो आमतौर पे तो वो आर्टिकल 8 के अंदर ही देखा जाता था
जब से गुलशन केस आया है वो कहते हैं कि जी हमने सारा का सारा जो इमिग्रेशन का और ह्यूमन राइट्स का कानून है उसको हमने इमिग्रेशन रूल्स का हिस्सा बना दिया। सो अब अगर आपका केस उसमें नहीं आता तो आपका ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी कोई केस नहीं बनता, अनलेस कोई आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, इन विच केस वो गुलशन अप्लाई करते हुए आपको आर्टिकल 8 के अंदर भी कंसिडर किया जा सकता है। अब आपको अपनी सिचुएशन में वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दिखाने हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत है या ऐसी क्या सूरत है कि जिसकी वजह से आप वापस नहीं जा सकते या आपकी वाइफ आपके साथ नहीं जा सकती, ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से आपको यहाँ पे अभी स्टेटस दिया जाए। अब वो आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी वाइफ को डिस्क्रिशनली मिली 3 साल की, अब उनको किसी बेसिस पे डिस्क्रिशनली मिली होगी कि जी वो क्या बेसिस थी, क्या वजह थी कि उनके लिए ये माना गया कि हाँ इनको वापस भेजना गलत होगा, इनको आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स डिस्क्रिशन के ऊपर यहाँ पे स्टेटस दे दिया जाए। अब अगर आपकी वाइफ को वो दे दिया गया, आपको साथ रहते हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके हुए हैं, आपके पास तमाम उसका प्रूफ है, तो ज़रूर आपकी एक आर्ग्यू करने वाली आर्ग्यूबल चीज़ ज़रूर बनती है। आपको उस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू करना चाहिए। आपने बचाया बेटी आपकी यहाँ पर हुई है, वो 3.5 साल की है, तो आपका रिलेशनशिप कम से कम भी 4-5 साल से चल रहा है। अब अगर ऐसी सिचुएशन है और आपके पास सारा उसका प्रूफ है तो उसके ऊपर आपका केस काफ़ी स्ट्रांग बन सकता है। आपको जुडिशियल रिव्यू ज़रूर करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। चलें, अब वो नहीं हुआ, डजेंट मैटर। अब आप ये कर सकते हैं, या तो ये कि आप नई एप्लीकेशन डालें, होम ऑफिस की फ़ीस दोबारा लगाएं, आप दोबारा अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करें, जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं जिनके ऊपर आपको रिफ्यूज़ करते हैं उनका जवाब तैयार करें, पिछली एप्लीकेशन, नई एप्लीकेशन, पिछला रिफ्यूज़ल लगा के सारा कुछ अब उनको आप भेजें। अगर उसको फिर वो रिफ्यूज़ करते हैं, जो कि बड़े आराम से वो कर सकते हैं, अगर उसको फिर रिफ्यूज़ करते हैं तो फिर आप उनको जुडिशियल रिव्यू में जाके चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, एक तो तरीका ये है, इसमें ऑब्वियसली आपकी एप्लीकेशन दोबारा से जाती है। दूसरा तरीका ये है कि आप कहें कि जी मैं कोई फ्रेश नेम डाल देता हूँ या फर्दर रिप्रेजेंटेशंस डाल देता हूँ। अगर आप वो चीज़ कर लेते हैं, उसके अंदर आपका टाइम गुजरता रहता है क्योंकि उसका फ़ौरन जवाब नहीं आता। अगर आपके 6 महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाता है और आपको छेड़ा नहीं जाता, उतनी देर में आपके जो आर्टिकल 8 के राइट्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसमें कोई कमी तो नहीं होती क्योंकि आप वाइफ के साथ भी रह रहे हैं, बच्ची के साथ भी रह रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आपकी ऐसी कि जो थोड़ी थोड़ी आपने चीज़ें जोड़ के और फिर केस को बिल्डअप करना है, ये दिखाने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि आपको यहाँ से निकालना आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ ज़्यादती होगी। जब आप वो चीज़ प्रूव कर लेते हैं तो आपका केस सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरा मशवरा जो आपको अभी ये है, नई एप्लीकेशन मुझे नहीं लगता आपको करने का कोई खास फ़ायदा होगा। आप होम ऑफिस की फीस ज़ाया करेंगे सिर्फ, बिकॉज अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं। सो मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि होम ऑफिस आपको वही जवाब देगा जो उन्होंने 3 महीने पहले दिया था। अगर वही सिचुएशन होनी है तो नई एप्लीकेशन का तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, फिर आप ये कर सकते हैं कि आप फर्दर रिप्रेजेंटेशन करते हैं या फ्रेश क्लेम करते हैं। आप वो जब चीज़ करेंगे वो फिर पेंडिंग रहेगी और जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता आपको निकाला नहीं जाता। और अगर वो आपको निकालने की कोशिश करते हैं तो उसकी बेसिस पे आप जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं और उनको चैलेंज कर सकते हैं और अपील का राइट मांग सकते हैं, जिसमें जब आप जज के सामने जाते हैं तो आप अपील करते हैं कि जी देखो मेरी बेटी है, देखो मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ को किस बेसिस पे डिस्क्रिशनली मिली, यानी आपने ये माना कि उसको यहाँ से निकालना ज्यादती होगी। अब तो उसकी जो लाइफ है वो और ही ज़्यादा सेटल हो गई है क्योंकि बच्ची भी हो गई है, मैं भी हूँ यहाँ पे, तो उसकी बेसिस पे तो और ज़्यादा सेटल होता है। सो ये सारे सर्कमस्टांसेस हैं जो डाल के मैं कहता हूँ कि आप अपने केस को कुछ ना कुछ करके चलाते रहिए ताकि आप सिस्टम में रहें। ठीक है सर जी, अगला सवाल लेते जी। हेलो हेलो जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बुखारी साहब, मोहतशिम रियाज बात कर रहा हूँ लंदन से। जनाब मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो मैंने इंटरप्रेन्योर PSW अप्लाई किया था 11 महीने पहले, ठीक, और होम ऑफिस का मेरे पास 2 दफा लेटर आ चुका है कि अनअवॉइडेबल एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की वजह से मेरा केस पेंडिंग में है। ठीक, तो अब ये है, मैं वर्क कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करता हूँ तो लोग मुझे काम भी नहीं दे रहे हैं बिकॉज 11 महीने से वीज़ा हो गया। तो मुझे सिर्फ ये पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं उनसे रब्ता, क्योंकि हर लेटर में लिखा वी आर अनएबल टू आंसर एनी ऑफ द क्यूरी रिगार्डिंग दिस केस। तो क्या मैं उनसे रब्ता करूँ या ना करूँ, एक तो ये क्वेश्चन है जी। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरा दोस्त ऑलरेडी वीज़ा ले चुका है PSW इंटरप्रेन्योर और उसका जो है वो नेक्स्ट ईयर क्वालिफाइड कर रहा है ILR के लिए और उसकी वाइफ उसके साथ 4 साल से रहती है ऑलरेडी, यहाँ UK में है। तो क्या उसकी वाइफ और वो दोनों एक साथ ILR के लिए अप्लाई करेंगे या अलग-अलग करेंगे? ओके, चलो मैं बताता हूँ जी। पहले मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ जो आपके दोस्त के बारे में। जब उन्होंने अप्लाई करना है ILR के लिए
तो आपके दोस्त ने अलहदा अकेले अप्लाई करना है ILR के लिए, क्योंकि उन्होंने अगर अप्लाई करना है 10 ईयर्स की बेसिस पे तो उसका मतलब वो लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर जा रहे हैं। लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर आपके डिपेंडेंट्स कोई नहीं हो सकते, सो वो अकेले ही अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, आपने बताया कि वाइफ को यहाँ पे रहते हुए उनके साथ 4 साल से ज़्यादा हो गए। इसका मतलब 9 जुलाई 2012 को जब रूल्स चेंज हुए हैं तो उससे तो ऑलरेडी उनकी डिपेंडेंट के तौर पे PBS डिपेंडेंट के तौर पे चल रही थी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर वो अपने जो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स उसके अंदर आ जाती हैं। उसमें पे फ़ायदा क्या होता है, जब आपके दोस्त ने अप्लाई करना है अपने ILR के लिए, वाइफ का उन्होंने साथ अपने FLR-M के लिए अप्लाई करना है, यानी उनको स्पाउस की बेसिस पे यहाँ पे स्टेटस दिया जाए। जैसे ही उनको स्पाउस का स्टेटस मिलता है उसी वक्त, उससे अगले दिन बेशक वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंडेफिनिट लीव, बिकॉज उनके 2 साल से ज़्यादा गुजर चुके एज अ PBS डिपेंडेंट। अब उनको जो स्पाउस वीज़ा मिलता है तो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स ये कहते हैं कि अब वो अप्लाई कर सकती हैं फॉर इंडेफिनिट लीव। सो पहले तो वो FLR-M के लिए अप्लाई करेंगे, यानी उनको स्पाउस वीज़ा मिलेगा। जैसे उनको स्पाउस वीज़ा मिलता है फौरी तौर पे वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ऑब्वियसली उन्होंने अपने टेस्ट वगैरह करने हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। राइट सर, ये तो वो हो गया। जो आपका पहला सवाल था कि जी आपने एंटरप्रेन्योर के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप इंतज़ार कर रहे हैं और आपको 11 मंथ्स का टाइम गुजर गया है, मैं तो ये कहूँगा अपने MP के पास चले जाइए। अपने MP के पास जाएं, उसको जाके बताइए कि जी ये चक्कर है, इतनी देर से डिले हो रही है, मेरे काम का हर्ज हो रहा है, मुझे इसमें जवाब चाहिए, बिकॉज दिस इज़ एन अनरीजनेबल डिले। मेरा काम ऐसा है, या आपकी कोई ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन नहीं है कि जितने साल मर्जी आप बैठे रहें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी ऑब्वियसली एप्लीकेशन है जो आपके काम को अफेक्ट कर रही है। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उनको उस पर जल्दी फैसला करना चाहिए। सो आप उसमें ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि MP के थ्रू जाके कि आपकी एप्लीकेशन को अर्जेंट कंसिडरेशन दी जाए, कीपिंग इन माइंड कि आपकी काम की सिचुएशन कितनी मुश्किल हो गई है। उसमें हो सकता है वो आपको जल्दी फैसला दे दें। दूसरी सूरत में ये है कि आप उसको जुडिशियल रिव्यू में भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जब तक कोई एक डिसीजन ना हो जो कि हम कह सकें कि जी आप उसको रिव्यू करने के लिए लेके जा रहे हैं, तब तक आपको हाई कोर्ट में भी मुश्किल होती है। सो माय सजेशन, आप पहले MP से बात कीजिए, MP को इन्वॉल्व कीजिए बीच में, और MP से कहें कि आपको जल्द से जल्द इसका फैसला लेके दे, क्योंकि आपके सर्कमस्टांसेस वाकई एक्सेप्शनल हैं, जिसकी वजह से आपको अर्जेंट कंसिडरेशन मिलनी चाहिए। ऑलराइट सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। जी हेलो, वालेकुम सत श्री अकाल, कैसे हो, ठीक हो जी? हाँ जी ठीक है। बुखारी साहब, मैं 7 ईयर पॉलिसी बारे पूछना सी। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਚ ਲੈ ਗਏ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੁਖਾਰੀ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ अपडेट आई है भी उन्होंने किया कि केस वापस ले लो। सानू लेटर के थ्रू कोई भी अपडेट नहीं आई। ओके चलो ठीक है, मैं बताता हूँ जी। देखो सबसे पहली बात, आपको अगर वकील ने बताया कि जी उन्होंने कहा है कि आपको 2.5 साल की लीव दे देंगे तो वो ले लो और खुश होकर बैठ जाओ, तो उसका कोई ना कोई लेटर ही आया होगा, उनको फ़ोन करके नहीं बताया जाता। सो हो सकता है आपके वकील ने आपको अभी तक लेटर ना भेजा हो, लेकिन आपके वकील के पास कोई ना कोई लेटर आया होगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू में जब आप जाते हो तो जुडिशियल रिव्यू में वहाँ पे ट्रेजरी सॉलिसिटर्स आ जाते हैं बीच में। ट्रेजरी सॉलिसिटर्स होते हैं जो कि होम ऑफिस के वकील होते हैं। उनका काम क्या है कि जो होम ऑफिस ने फैसला किया है उन्होंने उसको डिफेंड करना है या उसके खिलाफ उन्होंने कोई बात करनी है। सो वो अब आपको ये कह रहे हैं कि जी आप अपनी जुडिशियल रिव्यू वापस ले लें, क्योंकि हमारा क्लाइंट कहता है कि वो रिकन्सिडर करके आपके केस में आपको 2.5 साल की लीव देने के लिए तैयार है। अब आप कहते हैं कि जी वकील साहब कहते हैं कि नहीं जी ये नहीं करना, हमने आगे से जाके इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि वो उसी के लिए जा रहे होंगे और तो कोई वजह हो नहीं सकती कि आप कहें कि नहीं जी इसको नहीं मानना। अब इंडेफिनिट लीव का जो कानून है, और कानून ऐसे ही बनते हैं जब आप आगे से आगे चैलेंज करते हैं चीज़ों को। सिर्फ इस तरह की जो आपकी सिचुएशन है उसके अंदर 2 चीज़ें हैं जिनको हमने बैलेंस आउट करना है। मैं अगर एक वकील की हैसियत से सोचूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं हर केस को हाई से हाई कोर्ट तक लेके जाऊं,
यानी कोर्ट ऑफ अपील में भी लेके जाऊं, सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाऊं। क्यों? क्योंकि जब मैंने वहां पे कोई केस जीता तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा और वो एक अथॉरिटी बन जाएगा जिसके ऊपर मैं उसको और केसेस को चैलेंज कर सकता हूं। लेकिन एक रिस्क जो है वो क्या है, अगर वहां से रिफ्यूज कर दिया गया तो मेरा जो क्लाइंट यानी आप जो हो, आपको नुकसान पहुंचता है। मैं क्या करता हूं, जो मुझे देखना पड़ता है, जो मुझे सोचना पड़ता है, मैंने दोनों ऑप्शंस आपके सामने रख देने। अगर मैं आपका वकील हूं तो मैंने दोनों ऑप्शंस रख दिए कि जी एक तो ये है कि आप अपना फायदा देखो। अपना फायदा क्या है कि आपको 2.5 साल की लीव मिल गई, आपके बच्चे यहाँ पर हैं, आपको 2.5 साल की एक दफ़ा लीव मिल गई, आप काम कर सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, जो कुछ करना चाहो आराम से कर सकते हो, बच्चे आपके साथ हैं, आपकी लाइफ जिस बेसिस पे चल रही है उसी बेस पे 2.5 साल दोबारा भी आपको मिल जाएगा, उसके बाद 2.5 साल दोबारा भी मिल जाएगा और फिर 2.5 साल और भी मिल जाएगा। आप 10 साल कंप्लीट करके अपना इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम ये कहते हैं कि नहीं जी, आपका जो भी अभी 2.5 साल वाला है ये तो ठीक है, ये तो फ़ायदा आपका है, लेकिन बेहतर है आप इसको चैलेंज करें, क्योंकि अगर मिल गया तो आपको इंडेफिनिट लीव मिलेगी। और अगर इंडेफिनिट लीव मिल जाती है और उसके अंदर आपका ये फ़ायदा होता है कि आपके वकील ने चैलेंज किया उसको और जीत लिया उसको, तो ऑब्वियसली वकील के लिए भी उसकी भी वाह वाह हो जाएगी, उसकी भी शाबाश हो जाएगी। सोचने वाली बात यह है कि मैं क्लाइंट को ज़्यादा देखूं या मैं ये सोचूं कि जी मेरा भी कल को काम बड़ा ज़बरदस्त चमक सकता है अगर मेरे पास कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और ज़्यादा आ जाती हैं। सोचने इस चीज़ को बैलेंस करना है। आपको मैं ये कहूँगा, अगर तो आप 2.5 साल की लीव के साथ खुश हो, आपको लगता है कि जी आपकी ज़िंदगी पर कोई अच्छा ही इफेक्ट होगा, बुरा इफेक्ट नहीं होगा, तो ले लो। वो 2.5 साल लेके उसके बाद भी अगर आप उसको चैलेंज करना चाहो तो कल को चैलेंज कर सकते हो। कल को अगर लॉ में कोई चेंज आती है तब भी आप उसके ऊपर जा सकते हो। वो भी एक चीज़ पॉसिबल है, तो आप उसको सोच के देख लेना, अपने वकील के साथ भी डिस्कस कर लेना। केस में आपके बहुत ज़्यादा जान हो, मैं तभी सिर्फ इसको आगे लेके जाता हूँ, उसके अलावा मैं इसको आगे लेके नहीं जाता। आपने जो बताया कि बच्चे को 7 साल हो गए हैं, ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे 8 साल, 8.5 साल, 9 साल भी हो जाते हैं बच्चों को और फिर भी रिफ्यूज़ कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पे ऑफर ऑलरेडी आ गई है कि जी बच्चे के सिर्फ 7 साल गुजारने पे उसको यहाँ पे 2.5 साल की लीव मिल जाएगी और आपको भी लीव मिल जाएगी, तो मेरा ख्याल है आपको उसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये मेरा एक ओपिनियन है, सिर्फ मैं आपको ये मशवरा नहीं दे रहा कि आप ऐसा ही करें, फैसला आपने खुद ही करना है उसके ऊपर। मेरा मशवरा आपको सिर्फ ये है, अपने वकील के साथ डिस्कस कीजिए, उसको समझें बात को क्या है, कितने चांसेस बनते हैं, और फिर आगे फैसला कीजिए कि आपने इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। ऑलराइट जी नाज़रीन, आप मेरा ख्याल है एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, अपने सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। मिलते हैं थोड़ी सी देर में। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ वापस चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं ब्रेक के बाद। जी हेलो। Hello. जी Hi, I've got a question to ask. ओके। We came here in 2011 and claimed asylum. And I was under 18, so I became a dependent on my dad's application for the asylum case. And now after 3 years, obviously I'm over 18 now, but the asylum case has been refused. And during these 3 years, I got enrolled on a 5 years medicine-based degree in a very well-known university. So I'm in the 2nd year now. So my question is that, is it possible if I could submit any application on the basis of my education, so I can stay here till the time my degree has been completed? Okay. And so what should be the best course of action for someone who is in a situation like this? Okay. What's happening with your asylum case right now? It's been refused. We've appealed for the upper tribunal now. Okay, so you've been to court, you've been refused by the immigration judge as well. Yeah, the first tribunal. Okay, fine. All right. Well, simple answer, is there any application you can make on the basis of your education? Hard to say, because you've just been to court, and I'm sure that you were, as a dependent on your father, given a decision regarding your education as well. So if the judge was pressed on it, I would have said that the judge would never say, okay, disrupt the person's education, she's in 2nd year, doesn't matter, pick her up and throw her out. That should not be happening. And I'm hoping that that is not what's happened. There must have been at least some positive comments regarding your education being continued in the UK. Now, if that's the case, then you can make a separate application. You're over the age of 18. You can make an application and say, look, I've been here as a dependent. I've had no say in whatever applications have been done for me or whatever applications will be done for me in the future. All that has been happening is I've been a silent spectator. I've been a dependent on my father's application. But I need to stand up and take charge of my own life. I'm over 18 years of age now. I am not
going to go ahead with whatever is happening in my father's application because I need to look after my own life now. And on that basis, you could possibly do an FLRFP application and say, well, these are exceptional circumstances. I do not come under the rules as they are now, but because of my exceptional circumstances, I should be considered outside the immigration rules and I should be granted status on a discretionary basis. So it may happen. It's just impossible for me to right now tell you exactly what the answer or the outcome is going to be because it's going to be on a discretionary basis. But as far as your question goes, whether you can make an application or not, yes, you can make an application at any time regarding any time or regarding anything with regards to your education. ओके उर्दू में बता देता हूँ जल्दी से, जो सुनने वाले को जो इंग्लिश नहीं समझते, इनका सवाल ये है कि अपने फादर के साथ ये आई थी यहाँ पे, इन्होंने अपने आके असाइलम फादर ने किया, ये 18 साल से कम थी, उससे डिपेंडेंट के तौर पे चलती रही हैं। अब इनका असाइलम क्लेम सारा के सारा रिफ्यूज़ हो गया है, कोर्ट की तरफ से उसको डिसमिस भी कर दिया गया है और ये अपर ट्राइब्यूनल में जाकर उसको चैलेंज करना चाह रही हैं। इनका पूछने का मकसद सवाल का ये है कि क्योंकि ये सेकेंड ईयर मेडिकल में हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में हैं, इनकी अच्छी ज़िंदगी चल रही है, अपनी एजुकेशन चल रही है, तो ये नहीं चाहती कि उसके अंदर कोई खलल पड़े और ये चाहती हैं कि उसके ऊपर कोई और एप्लीकेशन कर सकती हैं कि नहीं। तो जवाब उसका ये है कि आप बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकती हैं, अपने आप को अलग करके ये कह के कि मेरी एप्लीकेशन मेरे एज एन एडल्ट पहली एप्लीकेशन है। मैं अपने एप्लीकेशन के अंदर ये कहना चाहती हूँ कि जी मेरी एजुकेशन चल रही है, मैं मेडिसिन कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, सो ये भी नहीं कि जी बस अभी 2 महीने हुए शुरू किए हुए, ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके अब मैं सेकेंड ईयर में हूँ, यूनिवर्सिटी बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, अगर ये मैंने अपना कोर्स ख़त्म कर लिया या अपनी डिग्री ख़त्म कर ली तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगी, और अगर मैं डॉक्टर बन जाती हूँ तो फिर मेरी लाइफ के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके इसकी बेस पे इनकी नई एप्लीकेशन की जा सकती है, लेकिन इनको फिर अपने पेरेंट्स से अलग होना पड़ेगा बिकॉज ये फिर अपने पेरेंट्स के डिपेंडेंट के तौर पे नहीं चल सकती। ऑलराइट जी, आई होप दैट हेल्प्स। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बुखार भाई, इस क्लाइंट से बात कर रहा हूँ जी। एक्चुअली बुखार भाई, मैंने आपको कॉल की है, पता करना था, एक तो 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो मैंने बेटी का पासपोर्ट अप्लाई किया, मेरे पास फ्रेंच पासपोर्ट है, तो 5 साल के उस पे बेस पे किसी ने मुझे कहा था कि अगर आपको इस कंट्री में 5 साल हो गए हैं तो आप उस बेस पे आप पासपोर्ट अप्लाई, क्योंकि मेरी बेटी यहाँ बोर्न हुई है अभी, तो मैंने उनको मतलब ये सब एप्लीकेशन वगैरह भेज दी थी, वो मैंने मार्च में अप्लाई किया था, ठीक, तो उन्होंने कोई आंसर नहीं किया। मुझे एक लेटर रिसीव हुआ था अप्रैल में, तो उसमें कहा था कि बर्थ सर्टिफिकेट मिसिंग है तो वो आप भेजो, तो वो मैंने उनको भेज दिया था दोबारा उस लेटर के साथ, ठीक। तो उसके बाद फिर आज सुबह मैंने उनको कॉल की है, तो वो कह रहे हैं कि 7 मई को पता नहीं कोई डिसीजन हुआ है, लेकिन लेटर उन्होंने पोस्ट नहीं किया मेन ऑफिस वालों ने। अच्छा। तो उसमें यह है कि रिजेक्ट उन्होंने किया है। कह रहे हैं कि आपको रिसीव कुछ हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट करेंगे, किसी बेस पे वो कर सकते हैं रिजेक्ट ये पासपोर्ट? जी, रिजेक्ट तो कर सकते हैं जी, लेकिन आप बताइए क्या आपका सवाल क्या है? और दूसरा ये कि मेरा कजन है, उसको इधर यहाँ EU की लड़की है, उससे शादी की है इसने, तो 3 साल उसके मतलब कंप्लीट होने वाला है, लेकिन लड़की मतलब उसके साथ अब नहीं रह रही, उनके आपस में सेपरेट हो गए हैं, तो क्या वो इस 3 साल के बेस पे कर सकते हैं ये इंडिपेंडेंट वीजा अप्लाई? किसी ने कहा था कि 3 साल के बाद मतलब ये आप इंडिपेंडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। चलें मैं बताता हूँ जी, आपने काफ़ी बड़े दोनों सवाल पूछ लिए, लेकिन चलें मैं बताता हूँ। पहले बच्चे वाला देख लें। बच्चे की जो आपकी सिचुएशन है, अगर दोनों पेरेंट्स में से कोई एक या दोनों यूरोपियन नेशनल्स होते हैं और वो किसी भी मुल्क में जाके अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, यानी वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, या वो स्टूडेंट हैं, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या उनके अपने इंडिपेंडेंट मीन्स इतने हैं, या वो जॉब सीकर्स अलाउंस पे हैं कुछ देर के लिए, अगर वो इस तरह की कोई सिचुएशन अराइज करती है और उनके ऊपर ये EEA का कानून अप्लाई होता है, तो जो बच्चा यहाँ पे UK में पैदा होता है उसको आप डायरेक्टली UK की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए। सो आपकी जो सिचुएशन बन रही है, आपको उन्होंने अगर रिजेक्ट करना है तो सिर्फ इस बेस पे रिजेक्ट करेंगे, या रिजेक्ट नहीं मुझे कहना चाहिए, रिफ्यूज़ करेंगे कि आपको ये कहेंगे जी आप ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे जिससे तो आपकी बच्ची यहाँ पैदा हुई। अगर ये सिचुएशन है, हाँ बच्ची ही मेरा ख्याल आता बताता, अगर ये सिचुएशन है तो फिर आपको वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। रिजेक्ट करने का मतलब ये होता है कि वो कहते हैं कि जी आपकी एप्लीकेशन वैलिड नहीं है, इसमें कोई चीज़ मिसिंग है जिसके बगैर एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं किया जा सकता। सो अगर वैलिड एप्लीकेशन नहीं होगी तो आपको रिजेक्ट करते हैं, और अगर वैलिड एप्लीकेशन होगी और उसको उन्होंने वो ना मानना हो तो उसको रिफ्यूज़ल करते हैं।
ठीक है। आपने ये देखना कि आपको रिफ्यूज़ किया गया कि रिजेक्ट किया गया, क्योंकि अगर तो रिजेक्शन है तो फिर तो आप फौरी तौर पे नई एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि जी ये डॉक्यूमेंट मिसिंग था, अब मैं साथ लगा के मैं दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसको उसकी बेस पे दे दिया जाए। अगर रिफ्यूज़ल है तो रिफ्यूज़ल का मोस्ट प्रॉब्ली जो आपका पॉइंट होगा वो सिर्फ यही होगा कि एट द टाइम दैट द चाइल्ड वाज बोर्न, यानी जिस वक्त बच्ची यहाँ पैदा हुई है उस वक्त आप ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, यानी उस वक्त आपने कुछ दिखाया नहीं कि आप काम कर रहे हैं या यूरोपियन रेगुलेशंस क्यों आपके ऊपर अप्लाई होती हैं। तो ये तो आपका जी पहला जवाब हो गया। ठीक, अब आपका दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं कि 3 इयर्स की बेस पे आपको इंडेफिनिट लीव मिल सकती है कि नहीं, या क्या हो सकता है। जब आप किसी के साथ शादी करते हैं जो कि यूरोपियन नेशनल हो और ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हो यूके में, तो आपको 5 साल का जो रेजिडेंस परमिट दिया जाता है। उस रेजिडेंस परमिट का ये मतलब नहीं कि उस डेट से आखिरी डेट तक वो वैलिड है, वो तो उसकी परमिट की वैलिडिटी है, उसका वीज़े की वैलिडिटी नहीं है वो। ठीक है, याद ये रखिए कि जब आप यूरोपियन नेशनल से शादी करके रह रहे हैं तो जिस डेट को, किसी भी डेट को, जब आपकी शादी हो चुकी हो और वो ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हो और कंटिन्यूअसली करते रहें अगले 5 साल तक, तो फिर आपके 5 साल का वो रेजिडेंस का परमिट परमानेंट रेजिडेंस बन सकता है। वो सिर्फ तब अगर थ्रू आउट द टाइम ये चीज़ चल रही हो, बीच में कहीं गैप आ जाता है तो वहाँ से फिर दोबारा ज़ीरो से शुरू हो जाता है। अब आपने बताया कि जिन्होंने शादी की उनको रेजिडेंस परमिट भी मिल गया, 3 साल भी हो गए हैं शादी को, लेकिन अब वो इकट्ठे नहीं रह रहे हैं, तो अब क्या होगा। ये 3 साल की जो रेलेवेंस है, ये अक्सर लोग पूछते हैं कि जी बस 3 साल हो गए अब इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर दें। डजंट वर्क लाइक दैट। उसकी कुछ कंडीशंस और हैं। उसकी कंडीशंस क्या, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ राइट। आप राइट कौन सा रिटेन करना चाह रहे हैं, जो आपका रेजिडेंस परमिट का राइट है। ओके, वो किस बात पे रिटेन कर रहे हैं कि जी शादी हमारी जेन्युइन और सबसिस्टिंग थी, 3 साल ऑलरेडी उसको हो गए हैं, आगे नहीं चल सकी किसी भी वजूहात पे, लेकिन क्योंकि मैंने 3 साल ऑलरेडी गुजारे, कम से कम 1 साल यूके में हमने कोहैबिटेशन की, थ्रू आउट द टाइम जो शादी का रहा हुआ है, मेरी वाइफ या मेरी पार्टनर जो है वो अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करती रही हैं। बाकी जो और कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, बाकी क्रिमिनलिटी ये वो सारी मेरे ऊपर नहीं पूरी होती, वो नहीं अप्लाई होती। प्लस ये कि हमारे मैरिज भी एंड हो चुकी है, यानी आपकी डिवोर्स, आपकी डिक्री एब्सोल्यूट इशू हो चुकी है, और ये कि थ्रू आउट द पीरियड जो शादी के पहले दिन से और जिस दिन से वो काम भी कर रही, जब से वो क्वालिफाइड पर्सन बनती हैं, उस टाइम से लेके उस आखिरी वक्त तक जब मेरे वो 5 साल कंप्लीट होते हैं, वो मैं थ्रू आउट अपना काम भी करता रहा और मैं कोई बेनिफिट्स वगैरह नहीं लेता रहा। अब ये सारी रिक्वायरमेंट्स, कुछ छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ होती हैं इनके अंदर जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो आप रिटेन कर सकते हैं अपना राइट ऑफ रेजिडेंस, और वो करने के बाद जब आपके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तब आप अप्लाई करते हैं वो परमानेंट रेजिडेंस। ये नहीं कि जी बस आज 3 साल हुए तो मैं जाके फ़ौरन अप्लाई कर दूं तो बात खत्म, मुझे परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी। डजंट वर्क लाइक दैट। रिटेंशन ऑफ राइट्स में ये होता है कि आपको 5 साल पूरे कंप्लीट करके फिर आप उसके लिए कहते हो कि अच्छा जी अब मुझे परमानेंट रेजिडेंस उसकी बेस पे दे दिया जाए। ऑलराइट सर, आई होप आपको कुछ समझ आ गई होगी। काफ़ी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, अगर आप कुछ और समझना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं तो ज़रूर मिल लीजिएगा और इंशाल्लाह फिर वहाँ पे देख लेंगे। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका, इतना अच्छा प्रोग्राम आप करते हैं, और पिछले वीक आपको बहुत मिस किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑब्वियसली वो बैंक हॉलीडे थी और आपकी छुट्टी थी जी। तो मेरे 2 सवाल हैं अली भाई, प्लीज जरा तफसील से इसका जवाब दे देंगे तो अच्छा बताइए। पहला ये है कि मैंने एंटरप्रेन्योर अप्लाई किया था और उसमें मतलब पाकिस्तान से बैंक स्टेटमेंट थी 50,000 पाउंड की, ठीक, तो मतलब वो जेन्युइन थी, अब्बू की थी, तो उसमें वो मेरा वीज़ा तो लग गया, अभी 1 महीना हुआ लगे हुए। तो मैंने पूछना था कि मतलब उस पर कब तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जाहिर है पैसे आएंगे, फिर वो घर वालों ने इतनी मेहनत से दी है तो उसको देखभाल के लगाना पड़ेगा बिजनेस में, तो वो कितना टाइम है मेरे पास, कितनी टाइम तक लगाना है, और उसमें ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ऐसे तंग करना, क्योंकि 1-2 केसेस सुनने में आए। तो दूसरा ये था कि मतलब मैंने डिपेंडेंट अगर बुलाना है, जैसे पाकिस्तान से शादी की तो लड़की ने आना है, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बस ये 2 चीजें मैंने पूछनी है।
जो पहला आपका सवाल है जी, उसमें तो आपको ये देखना है कि आपके पास 3 इयर्स का टाइम होता है वो पूरे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जब आपने एंटरप्रेन्योर का वीज़ा लगवा लिया तो फिर उसके ऊपर कुछ सेट टाइम ये नहीं कि जी आपने 6 महीने के अंदर सारा इन्वेस्ट करना है या कुछ ऐसा करना है। आपको ये देखना है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स का है, जिसके बाद आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। अब उसका मतलब ये नहीं कि जी आपने 2014 में अपना एंटरप्रेन्योर वीज़ा लगवाया, अब 2014 भी आपने पार्टी करते हुए गुजार दिया, 2015 भी वैसे गुजार दिया, 2016 के ऊपर जब आपका वो टाइम आ रहा है, वो 2017 आ गया, जब आपका टाइम आ रहा है एक्सटेंशन के लिए, तब आपने फट पैसे निकाले थे बिजनेस में डाल दिए और कहा कि जी लो मैंने इन्वेस्ट कर दिए। डजंट वर्क लाइक दैट। आपको ये एक तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जो आपने भी बात कही ना कि जी घर वालों ने इतने मेहनत से इकट्ठे किए हैं तो अब उन्होंने देना तो सोच समझ के लगाना है, ये सब कुछ आपने पहले उनको बताया होगा, तब आपको वीज़ा मिला है कि आपने काम क्या करना है। आपने बिजनेस प्लान बताया होगा, आपने अपनी रिसर्च दिखाई होगी, आपने अपने अकाउंट्स बना के दिखाए होंगे कि जी प्रोजेक्टेड अकाउंट्स क्या हैं। जब सारी चीज़ें आपकी बनी हुई हैं, जो अप्रूव हो चुकी हैं, तो फिर आपको वही काम करना चाहिए जो कि उसमें कहा गया है। अगर आप वो चीज़ नहीं करते, आप फॉर एग्जांपल 2 साल पैसा नहीं इन्वेस्ट करते, तो आप इन ब्रीच चल रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज आपका बिजनेस प्लान तो ऑलरेडी था। अगर आप उस बिजनेस प्लान को चेंज करते हैं तब भी आपको कुछ फ़ौरन अभी करना चाहिए, या फिर आपको उस बिजनेस प्लान को फॉलो करना चाहिए जो आपने पहले दिया था। ये चीज़ कहना कि जी बड़ा सोच समझ के पैसे लगाने, वो गलत इसलिए है कि सोच समझ के तो बिजनेस प्लान आपने लगाया था साथ उसका मकसद ही ये था कि आपने सोच लिया कि आप बिजनेस करना है, आपने बिजनेस की वायबिलिटी का यकीन दिलाया, बिजनेस की जेन्युइननेस का यकीन दिलाया, अपनी कैपेबिलिटी का यकीन दिलाया, तब जाके आपको PSW में ये एंटरप्रेन्योर मिला ना, उसके बगैर तो नहीं मिलना था आपको। सो खैर, अब सोचने वाली बात यह है कि आपने आगे क्या करना है। आगे मेरा मशवरा आपको ये होगा कि जो आपका बिजनेस प्लान है, बेशक उसमें थोड़ी ट्विचिंग कर लें, उसको जो भी स्विच जिस तरह से आपने बेहतर करना है उसको वो कर ले, लेकिन स्टार्ट कर दीजिए कुछ भी। अब आपका सवाल आता है ट्रैवल का। आप ट्रैवल करना चाहते हैं, पैसा आपने कख इन्वेस्ट नहीं किया, आप एयरपोर्ट पे जाते हुए तो कोई मसला नहीं, चले जाते, जब आप वापस आते हैं तो आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछेगा कि अच्छा जी ये आपका रेजिडेंस परमिट है, बताइए कि आपका बिजनेस कहाँ चल रहा है, आपने प्रेमिसेस कहाँ पे लिया, आपकी कोई इन्वॉइसेस, कोई आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, जिससे नज़र आए कि आप एक्चुअली वो बिजनेस रन कर रहे हैं। अगर आप उसको कुछ दिखाने में कामयाब नहीं होते तो वहाँ पर आपका वीज़ा कर्टेल करके कैंसिल किया जा सकता है। सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ओके दूसरा सवाल आपका था कि अबाउट द डिपेंडेंट के, डिपेंडेंट को साथ लेकर आना है, तो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत है। डिपेंडेंट के लिए आपने अपनी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, वो पूरा करके आपके पास वो 3 महीने आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, वो प्लस दिखाइए कि शादी आपकी जेन्युइन है, दिखाइए कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, तो उससे पता चलता है कि शादी आपकी वैलिड है, और प्लस अपना जो भी एविडेंस साथ लगाना है कि जी आप किस तरह से इन टच हैं, किस तरह आपका कॉन्टैक्ट चलता है, वो थोड़ा बहुत साथ लगा के सब्सिस्टिंग मैरिज दिखाने के लिए वो सब कुछ साथ लगा के आराम से अप्लाई कर दीजिए। PBS डिपेंडेंट फॉर्म आपने इस्तेमाल करना होगा, उसके अंदर सारे सवाल जो हैं वो अपने सीक्वेंस के मुताबिक फिल कीजिए, उनका जवाब दीजिए, अपने जो भी आप काम शाम कर रहे हैं उसके बारे में साथ इन्फॉर्मेशन लगाइए और उसको सबमिट करा दीजिए। हाँ, काम से मुतालिक मैं ये कहता चलूँ, अगर आपने कोई काम नहीं शुरू किया हुआ तो फिर भी उनको प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज वो ये कहेंगे कि जी आपने तो अभी तक कोई काम ही नहीं शुरू किया जब से आपको एंटरप्रेन्योर वीज़ा मिला हुआ। अब अगर आपको सिर्फ हफ्ता 10 दिन हुए हैं एंटरप्रेन्योर वीज़ा मिले हुए, तो फिर तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप कह सकते हो कि जी मैंने अपना बिजनेस प्लान बनाया है, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग टू इन्वेस्ट। लेकिन अगर 6 महीने गुजर गए हैं, 8 महीने गुजर गए हैं और आप कुछ दिखाने के काबिल नहीं हैं कि आपने अपने बिजनेस के लिए क्या किया है, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या किया है, तो फिर आपको वीज़े का मसला हो सकता है, अदरवाइज इंशाल्लाह मसला नहीं होना चाहिए। ऑलराइट सर, अगला सवाल लेते हैं। हेलो जी। हेलो जी, सत श्री अकाल। हेलो जी, क्या हाल है? हेलो जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। दसो ना, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ ना, मेरे बेटे को इस कंट्री में आई 9 ईयर हो गए हैं ना, और जे 8 च पढ़दा है। 9 ईयर्स हो गए? हाँ जी, 9 ईयर हो चुके हैं, ਤੇ ਜੇ 8 ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੇ 9 ਚ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਨੇ ਕਰੀਬ अपील ले अप्लाई किया ना, ते 6 मंथ हो गए, उन्होंने हले तक सानू कोई जवाब नहीं दिता। जिदा 21 दिन दी एक्सटेंशन भी उन्होंने ली है साडे कोल, अच्छा, फिर भी नहीं उन्हें दस्या नहीं कुछ भी सानू। अच्छा, तो उन्होंने जुडिशियल रिव्यू किया सर? हाँ जी। ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, फिर उन्हें हले सानू कोई जवाब ही नहीं दिता है ना, 6 मंथ हो गए हैं। ओके फाइन। अच्छा, तो तुसी की पूछना की चाह रहे हो, मेरे को की पूछना चाह रहे हो? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ?
ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ठीक है, चलो मैं बस बताता हूँ जी। ओके जी। आया था यहाँ पे तो 3.5 साल का था। अब 3.5 साल का बच्चा जब यहाँ पर आके रहना शुरू करता है तो उसकी होश इतनी है कि वो देख सकता है, वो समझ सकता है कि वो कहाँ पे रह रहा है और क्या हो रहा है। अब उसकी लाइफ जब यहाँ पे चल रही है, जब वो 9 साल गुजार लेता है तो वाकई अनरीजनेबल होगा कि उसको यहाँ से निकाला जाए। अब कानून क्या कहता है इस वक्त, वो यही कहता है कि अगर आपके बच्चे को यहाँ पे 7 साल हो गए, वो उसकी उम्र 18 साल से कम है, वो यूके में है और उसको यहाँ पे रहते हुए 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और आखिरी चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट वुड बी अनरीजनेबल होगा कि उसको यहाँ से निकाल दिया जाए, तो फिर आपको स्टेटस मिल सकता है। अब ये चीज़ आपकी ऐसी है, आपने जुडिशियल रिव्यू किया, आपका केस बनता है जुडिशियल रिव्यू में जाने के लिए, लेकिन वो एक्सटेंशन करते हुए अभी तक आपको जवाब नहीं दे रहे। एक्सटेंशन एक टाइम में, ये कुछ महीने पहले तक बेतहाशा चल रही थी, होम ऑफिस को धड़ाधड़ वो एक्सटेंशंस करते रहते थे और 4-4, 6-6 महीने गुजर जाते थे, आपकी एप्लीकेशन का फैसले कुछ नहीं हो रहा होता था जुडिशियल रिव्यू के अंदर। अब एक प्रैक्टिस डायरेक्शन आई है जो कहती है कि होम ऑफिस को सिर्फ एक एक्सटेंशन मिलेगी और उसके बाद अनलेस कोई बड़े सॉलिड रीजंस होंगे उनको दोबारा एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। ये ट्रेजरी सोलिसिटर्स की बात कर रहा हूँ। सो अब क्या है, आपको 6 महीने गुजर गए हैं। पहले तो अपने वकील से रब्ता करें और समझें कि वाकई उनको कुछ नहीं आया। दूसरा पे अपने वकील से कहें कि भाई अगर कुछ नहीं आया तो खाली बैठने के बजाय आप ट्रेजरी सोलिसिटर से रब्ता करो या कोर्ट से रब्ता करो और देखो क्या हो रहा है। अब अगर उन्होंने अभी तक अपना डिफेंस ही फाइल नहीं किया या एक्नॉलेजमेंट सर्विस ही फाइल नहीं की तो फिर तो बड़ी ज्यादती है, लेकिन अगर वो फाइल कर चुके हैं और अब कोर्ट का टाइम लग रहा है फैसला करने में, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उनकी तरफ से सारा कुछ आ चुका हुआ है और कोर्ट ने अभी फैसला करना है तो फिर वो कोर्ट फैसला करेगा, जब भी कोर्ट फैसला करेगा जब उनके पास टाइम होगा। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ पे बच्चा 3.5 साल का था, यहाँ पर आया, 9 साल उसने गुजार लिए, तो ट्रेजरी सोलिसिटर्स को अपना केस ही विड्रॉ कर लेना चाहिए, अपना रिफ्यूजल लेटर ही विड्रॉ कर लेना चाहिए। सो अपने वकील से कहें कि इस चीज़ का पुश करें कि भाई हमारा तो केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके ऊपर हमें स्टेटस मिलना चाहिए, तो जुडिशियल रिव्यू में जाने की क्या ज़रूरत है, पैसा क्यों वेस्ट करना चाहते हो, आप अभी फैसला दो हमें, अभी हमें स्टेटस दो, हम पीछे हट जाते हैं। सो वो आपका एक कंसेंट ऑर्डर साइन हो जाएगा जिसके ऊपर आपका काम भी बन जाएगा, स्टेटस भी हो जाएगा। ठीक है जी। आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो देखना है ज़रूरी, वो ये कि आपके वकील ने इसको चेसअप करना है और ये करना है कि जी उनको कहो कि भाई फैसला तो करो ना, जो भी करने वाला है फैसला तो करो, हमें बताओ तो सही यहाँ पर। ओके, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम सर, बात करें, मैं सुन रहा हूं। हेलो हेलो करते हुए उदास हो जाता हूं मैं अकेला। मेरा ख्याल है इनकी आवाज नहीं आ रही, कोई कॉल ड्रॉप हो गई। अगली कॉल जी। हेलो, कैसे सर? बुखारी सर, खैरियत जी, बताइए। हाँ जी, पाल बोल रहा हूँ से। मैंने पूछना था, अभी पहले कुछ मेरा क्वेश्चन मिलता जुलता ही है, तो मैंने अपने बेटे का लगाया था 7 पॉलिसी का केस जी। तो उसको 9 माह पहले लगाया था, तो रिफ्यूज कर दिया, तो दोबारा हम जुडिशियल रिव्यू में गए थे। तो अब 3 महीने के बाद जुडिशियल रिव्यू में उनका लेटर है, वकील ने मेरे को बुलाया कि अपना केस आप विड्रॉ कर लें, या तो आपको स्टेटस देंगे तो या फिर आपको राइट ऑफ अपील देंगे रिफ्यूज किया तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि हमारे को क्या करना चाहिए। ओके, चले मैं बताता हूँ जी। आपको जवाब तो वैसे मिल चुका होगा, मैंने पिछले सवाल का जो इतना डिटेल जवाब दिए, लेकिन आपको मैं सिर्फ आपके सवाल के लिए जवाब सिर्फ इतना दे दूं, आपको उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने यही कहा होगा जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन में कि फैसला सही नहीं है, उस फैसले को दोबारा से देखना चाहिए, और अगर आपको रिफ्यूज़ किया जाता है तो आपको अपील का राइट मिलना चाहिए। अब उन्होंने आपकी सारी बातें मान ली हैं, बेहतर है कि आप अपना केस विड्रॉ कर लीजिए, उनको फैसला करने दें। अगर वो फैसला फिर भी आपके खिलाफ करते हैं, अपील का उन्होंने आपको कह दिया, आपको अपील का राइट मिलेगा, आप कोर्ट में जाएंगे। अगर आप जाके कोर्ट में जज के सामने प्रूव कर सकते हैं कि आपके बच्चे को यहाँ से निकालना ज़्यादती होगी, उसके इट विल बी अनरीजनेबल फॉर हिम, तो फिर आपका काम वहाँ से कोर्ट से हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर एविडेंस तैयार करके वहाँ पे जाके लड़ना पड़ेगा। सो अभी मैं तो ये कहूँगा कि अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लीजिए, वहाँ से होम ऑफिस को फैसला करने दीजिए, हो सकता है आपको स्टेटस लगा के भेज दें। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, अली भाई,
जनाब जी, मैं जवाद बोल रहा हूँ लीड से। जवाद साहब, छोटा सा सवाल अपना पूछिएगा बिकॉज अब टाइम खत्म होने वाला है, बताइए जल्दी से। मैं 2004 में आया था, एज ए स्टूडेंट आया था। उसके बाद मैंने PSW करा लिया था साल का, तो साल के बाद फिर हुआ नहीं, एक्सटेंड नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद आगे मैंने फर्दर उसको कंटिन्यू कोई नहीं किया। और मेरी मिसेज भी हैं, और स्टूडेंट आई थी, और अभी मेरी बेटी है 2 साल की, तो उससे कुछ हो सकता है कि केस कुछ हो जाए। अच्छा चलें, अब आप गौर से सुनिएगा। ये जो मैंने शुरू में बातें कही थी सारी, आपकी सिचुएशन सारी उसके ऊपर आ रही है। 2004 में आप यहाँ पर आए, आपको यहाँ पर आते हुए आपको यहाँ पर आए हुए 10 साल हो गए। सारा लीगल आपका स्टेटस नहीं गुजरा, अदरवाइज आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर रहे होते। सो आपका सारा टाइम भी नहीं यहाँ पे गुजरा लीगल। आपकी वाइफ भी जो आपके साथ आई हैं उनका भी स्टेटस नहीं है, बच्चे आपके अभी जो वो छोटे हैं। सो अभी आपकी वो सिचुएशन नहीं बनती कि आप कहोगे कि जी आपकी एप्लीकेशन की जाएगी तो आपको स्टेटस मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर सीधा सीधा इमिग्रेशन रूल्स अप्लाई करने हैं। इमिग्रेशन रूल्स क्या कहते हैं? 7 साल वाली चीज़ में आप नहीं आते, 18 और 25 साल के दरमियान आपकी उम्र नहीं है कि हम, और आधी ज़िंदगी आपने यहाँ पे नहीं गुजारी कि हम कह सकें कि हाँ जी इनका ये काम बनता है यहाँ पे। या तो आप मुझे कहते हैं कि जी मैं 10 साल का था जब यहाँ पर आया था और अब मैं 20 साल का हो गया, तो फिर तो बात और बनती है, लेकिन वो चीज़ आपकी नहीं होती। तीसरी चीज़, आपने 20 साल यूके में नहीं गुजारे तो वो भी चीज़ नहीं आती। चौथी चीज़ जो बनती है जिसके ऊपर आप आर्ग्यू कर सकते हो वो ये कि जी मैंने 10 साल यहाँ पे गुजार दिए हैं, वाइफ और बच्चा मेरे यहीं पर हैं, उसकी बेस पे मुझे यहीं पे लीव दी जाए, क्योंकि मेरे तमाम टाइज अपनी कंट्री के साथ ख़त्म हो चुके हैं। आमतौर पे टाइज खत्म होने का क्या मतलब होता है, वो जिस तरह से कोर्ट्स और जिस तरह होम ऑफिस देखता है इसको, वो कहते हैं कि जी आपका, अगर आप अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं, आपके नेशनैलिटी वहीं की है, तो आप आराम से जा सकते हैं वापस, कोई मसला नहीं। लेकिन ओगनडेमू नाम का केस है जो ये कहता है कि सिर्फ इस चीज़ को नहीं देखना, आपकी लाइफ को देखना है कि आपकी कितनी लाइफ यहाँ पर है और क्या लाइफ आपकी वहाँ पर होगी अगर आप वापस जाते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी दफ़ा वापस गए। हर साल बंदा जाता है वापस, 2-2 महीने रहकर आता है, तो फिर तो हम कहेंगे कि जी आपकी लाइफ वहाँ पर भी चल रही है, हम आपकी एप्लीकेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कहते हो जी मुझे गए हुए बड़ी देर हो गई है, मेरा आप किसी के साथ कांटेक्ट भी नहीं है, सारा कुछ मेरा यहीं पे चल रहा है, मेरा काम धंधा यहीं पर है, बच्चे यहीं पर सेटल हो गए, वाइफ यहीं पर सेटल है, तो फिर आपका एक चांस बनता है कि आप आर्ग्यू कर सकें। लेकिन मेक नो मिस्टेक, मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आपकी एप्लीकेशन जो की जाएगी उसको रिफ्यूज़ किया जाएगा। 1.5-2 महीने में रिफ्यूज़ हो जाती है, डजंट मैटर। उसके बाद उसकी आगे से एक फर्दर रिप्रेजेंटेशन से कोई ऐसी चीज़ डाल दीजिए जो कि आपको सिस्टम में लेके चलता रहे, जब तक कोई मुफीद चीज़ आपके लिए नहीं आ जाती। ये सब कुछ तब है, ये बड़ी गौर की बात सुनने वाली, ये सब कुछ तब है अगर आपने एक कसम खाई हुई कि यहाँ से वापस नहीं जाना। अदरवाइज कानूनन जो लीगल आपका जवाब बनता है वो ये, दैट यू आर एन ओवरस्टेयर, यू शुड लीव। ये अगर आप नहीं जाते वापस, आप कहते हो कि जी मैंने ओवरस्टे होने के बाद भी वापस नहीं जाना, मैंने यहीं पे रहना है, मेरे इतने राइट्स अक्रू हो चुके हैं, उसकी बेस से फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन के ऊपर आप लड़ सकते हैं कि जी मुझे यहाँ पे स्टेटस दिया जाए। अगर आपको उन्होंने रिफ्यूज़ भी कर दिया तो आप जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू में अगर चांस नहीं होता, जो भी हो, आपने देखना है कि आपके केस के मेरिट्स के मुताबिक क्या चीज़ बनती है, उसके अंदर चलेगा। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। नाज़रीन, अब आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। हमेशा की तरह मैं ये कहूँगा कि आप उसके ऊपर मुझे ईमेल्स कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो पूछ सकते हैं। सवाल छोटा रखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब डेफिनेटली मिल जाए। अपनी दुआओं में, अपने अच्छे अल्फाज में हमेशा याद रखिएगा। प्रोग्राम मैं बता चुका हूँ कि कल गैंट्स हिल यानी एल्फर्ड वाले ऑफिस में हैं, वेंसडे को दोबारा फिचली ऑफिस में हैं, थर्सडे को साउथ हॉल ऑफिस में हैं और फ्राइडे को मैनचेस्टर ऑफिस में हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपना यूरोप वाला प्रोग्राम भी मैं अनाउंस करूंगा आपके साथ। यूरोप के ऊपर काम बड़ी ज़ोर शोर के साथ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। पहले शुरू किया था कि बस 4-5 कंट्रीज़ करेंगे, अब इंशाल्लाह मैं पूरी 21 कंट्रीज़ की तरफ जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ऑप्शंस बहुत सारे निकाल के दूंगा लोगों को। अगले हफ्ते इसी जगह इसी वो दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।